अभी रिसेंटली कुछ ताजिक बच्चियों ने बुर्का जलाया, वहां पे चादर को आग लगाई काबुल में प्रोटेस्ट में। And that was funded by some foreign forces. And of course India. और इसके अंदर बिल्कुल इंडिया का नाम आता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर हार्डकोर न्यूज का एक ऐसा शो जिसमें हम आपको स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी न्यूज चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। तो आज एक ऐसी ही खबर के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। यह खबर एक्सक्लूसिव खबर तो नहीं है, पिछले एक महीने से या यूं कहें पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, ये खबर है कर्नाटक का हिजाब विवाद। हाल के समय में कर्नाटक के उडुपी स्थित एक कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर के जिस विवाद को खड़ा करने की कोशिश की गई, वो भारत विरोधी गहरी साजिश का हिस्सा नजर आते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि साजिशकर्ता इस विवाद को खड़ा करके भारत के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिशें रच रहे थे। उनकी मंशा ये भी हो सकती है कि जो भारत में 5 राज्यों में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, उस इलेक्शन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए, सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ करके भारत में पोलराइजेशन पैदा किया जाए। और जाहिर है कि ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। भारत को आंतरिक रूप से कमज़ोर करने के लिए भारत में जो लोकतांत्रिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की भी ये साजिश हो सकती है। इस पूरे मुद्दे की क्रोनोलॉजी बताने के पहले, कब से ये मामला शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे तूल पकड़ा, उसके पहले हम आपको हिजाब की हिस्ट्री बता देते हैं और इसके बारे में अपनी राय रख रहे हैं मशहूर इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा। अब यदि हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हिजाब है ये प्री इस्लामिक कल्चरल ट्रेडिशन है जो अरब में पहले चलता रहा। किंतु जो इस्लाम के जानकार हैं, जैसे कि माननीय गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और दूसरे आलिम, और जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में या ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया में हमें मिलती है, उसके अनुसार होली कुरान में हिजाब का कोई रेफरेंस नहीं है। जिनका रेफरेंस हमें मिलता है वो हैं खिमर या जिबब। खिमर अर्थात वील, घूंघट, और जिबब अर्थात एक ड्रेस जिससे हम अपने बॉडी पार्ट्स को कवर कर सकें, अर्थात कोई भी वस्त्र। तो आज हम आपको इस खबर के पीछे की खबर दिखाएंगे और आपको बताएंगे
कि कैसे इस पूरे मामले को तूल देने के लिए, इस पूरे मामले को फैलाने के लिए, उसे हवा देने के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने 1 महीने पहले एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, एक साजिश रची थी। ISI के पूरे प्लॉट, उसकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताने से पहले आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि कब यह मुद्दा शुरू हुआ और कैसे इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। दरअसल 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी इलाके के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से यह मुद्दा शुरू हुआ, जब वहां पढ़ने वाली 5 लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर एंटर करने की इजाजत नहीं दी है। जिसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से यह बयान आया कि एडमिशन के समय ही इन लड़कियों को यह बता दिया गया था कि कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उन्हें इसका पालन करना पड़ेगा। तब उन लड़कियों ने कोई भी ऑब्जेक्शन, किसी तरह का विरोध नहीं जताया था। तो ये तो बात हुई 31 दिसंबर की। 1 जनवरी 2022 को, यानी इस साल, ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये बयान आया था। उसके बाद 19 जनवरी को कॉलेज मैनेजमेंट ने मामले को बढ़ता हुआ देखकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। लड़कियों से कहा गया कि वो हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर एंटर कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आए क्लास लेने के लिए तो उन्हें हिजाब उतारना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई 19 जनवरी की, जब कॉलेज मैनेजमेंट ने एक पहल की और कोशिश की कि इस मामले को सुलटा लिया जाए, मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन मामला यहां पर नहीं थमा और 25 जनवरी को मामले को तूल पकड़ता हुआ देखकर स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और कहा कि मामले का स्टेटस को जारी रखा जाए। जो भी प्रोविजंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको जारी रखा जाए। और इसी दौरान 25 तारीख को ही कॉलेज मैनेजमेंट ने भी, कॉलेज प्रशासन ने भी मुस्लिम लीडर्स और जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत कर मुद्दे को सॉल्व करने की बात कही। लेकिन शाम होते होते जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसका जो स्टूडेंट विंग है, जिसे कर्नाटक में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो पूरे कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस में काफी एक्टिव है और उस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो एक खास संप्रदाय के लोगों की, स्टूडेंट की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता रहा है। जी हाँ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का ही एक विंग है। जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम इस पूरे विवाद में आया है, उससे अब ये बेहद आवश्यक है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो भी हिजाब की कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई छात्राएं हैं, जो अन्य छात्र हैं, क्या उनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से तो नहीं है। जाहिर है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। भारत में सांप्रदायिक विभाजन को खड़ा करने की ये साजिशें रचता रहा है। साथ ही साथ अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये संगठन हैं जिन्होंने भारत के अंदर ये साजिश रची है, क्या उनके संपर्क बाहर की एजेंसी से भी तो नहीं है। इसके बाद 31 जनवरी को उडुपी के इसी कॉलेज की 5 से 6 लड़कियां कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई और उन्होंने वहां पे एक पिटीशन डाला कि हिजाब पहनना उनका रिलीजियस राइट है और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। इसके बाद ये 31 जनवरी की बात मैंने आपको बताई। इसके बाद कोर्ट में मामला जाने के बाद भी मामला रुका नहीं और इसके बाद ये कर्नाटक के दूसरे कॉलेजेस में फैलता चला गया, मसलन कुंडापुर, भद्रावती।
इसके बाद राज्य सरकार ने 8 फरवरी से 11 फरवरी तक इस मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेजेस को बंद कर दिया। और जब ये सब चल ही रहा था तो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी इस पूरे मामले को तूल देने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। जी हां, ये तो हमने इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी आपको बताई कि कब ये मामला शुरू हुआ और कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ता चला गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले की शुरुआत के बाद तुरंत बाद आईएसआई ने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक कॉन्स्पिरेसी रची ताकि इस मामले को तूल दिया जा सके, इस मामले को हवा दिया जा सके और ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल सके। तो आइए आपको बताते हैं आईएसआई की इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। इस पूरी साजिश को जिस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा टेक ओवर किया गया है, जिस तरीके से इस पूरे हिजाब की कंट्रोवर्सी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत विरोधी तत्वों के साथ, विदेशों में स्थित भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के इसे और तूल देने की कोशिश कर रही है, उससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान इस पूरी साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर के भी किसी तरीके की साजिश रच सकता है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो भी साजिश करता है उनके संपर्क कहीं बाहर की एजेंसी से तो नहीं है, और जाहिर है कि ऐसे जो भी तत्व पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी हां, 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी में हुई इस घटना के तुरंत बाद 3 दिनों के बाद अगर कहें 3 जनवरी 2022 को आईएसआई ने एक प्लॉट के तहत, एक साजिश के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 ताजिक मूल की बच्चियों से बुर्का जलवाया। जी हां, इसके एवज में एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लड़कियों के परिवार वालों को पैसे भी दिए गए। उसके बाद इस पूरी घटना का बुर्का जलाने का वीडियो तैयार किया गया और 6 जनवरी 2022 से इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना का जो वीडियो बनाया गया था उसको आईएसआई ने सर्कुलेट करना शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए। ये वीडियो पाकिस्तानी मीडिया तक भी जा पहुंचा और पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे इस पूरी घटना के पीछे भारत का हाथ बताया और भारत को बदनाम करने की कोशिश की, जरा आप भी देखिए। सबसे बड़ी मिथ जो मैंने वहां से शायद क्लियर करने की कोशिश की, दैट वाज रिगार्डिंग हाउ तालिबान आर हैंडलिंग वुमेन। एंड ये बिलीव मी कि अभी रिसेंटली कुछ ताजिक बच्चियों ने बुर्का जलाया, वहां पे चादर को आग लगाई काबुल में प्रोटेस्ट में, बाद में साबित हुआ, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वो नारेबाजी कर रही थी, बाद में साबित हुआ, इन्वेस्टिगेट किया तालिबान ने, एंड इट वाज एजेंडा ड्रिवन प्रोटेस्ट दैट वाज फ्यूल्ड एंड दैट वाज फंडेड बाय सम फॉरेन फोर्सेस। And of course India? और इसके अंदर बिल्कुल इंडिया का नाम आता है। Okay. और भारत इतनी शर्मनाक हदूद पे पहले दिन से था। जी हां, तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने आईएसआई के इशारे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की और इस मामले को तूल देने की कोशिश की। बात हुई कि किस तरह से आईएसआई ने पाकिस्तानी मीडिया का इस्तेमाल किया इस मामले को तूल देने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तालिबान को भी नहीं छोड़ा और बुर्का विवाद को हवा देने के लिए तालिबान का भी इस्तेमाल किया। जी हां, अभी जो वीडियो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं, वीडियो दिखाने के पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं। दरअसल वीडियो में जो नजर आ रही हैं औरतें, ये औरतें
अनस हक्कानी जो तालिबान का लीडर है, उसकी महिला ब्रिगेड की महिलाएं हैं और जिसे तालिबान की महिला ब्रिगेड भी कहा जाता है। और ये महिलाएं अक्सर अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में तालिबान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं, तालिबान के हक में बयान देती हुई नजर आती हैं। بدانید حجاب مال امارت نیست، حکم امارت هم نیست، بلکه امر الله است. تو با این عملت بر حکم الله انتقاد کرده ای. تو حجاب را نسوخته ای، بلکه حکم الله را از بین برده ای. بدان تو بالای امر الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراض نموده ای، نه بالای امارت. تو باید حساب این عملت را پس بدهی. ये महिलाएं जो पर्शियन में बोल रही हैं, उसका मतलब यह है कि हिजाब पहनना उनका रिलीजियस राइट है और ये राइट उन्हें अल्लाह ने दिया है। तो तालिबान को भी पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा और हिजाब मामले को तूल देने के लिए किस तरह से तालिबान का इस्तेमाल किया गया वो भी आपने देखा। ये तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तानी मीडिया और तालिबान का इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए और हिजाब के पूरे मुद्दे को तूल देने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे कंट्रोवर्सी में सिख फॉर जस्टिस, जो कि खालिस्तानी अलगाववादी संगठन है, वो भी कूद पड़ा इस पूरे मामले में। जी हां, ये इस संगठन ने हिजाब के समर्थन में एक hijabreferendum.org नाम से वेबसाइट तक बना डाला और रिलीजियस डिवाइड को वाइडन करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ बयान भी देने शुरू कर दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप तीनों घटनाओं को आप देखें, पहले ताजिक लड़कियों का इस्तेमाल किया गया, वीडियो बनाकर उसको सर्कुलेट किया गया, उसके बाद तालिबान का इस्तेमाल किया गया, अनस हक्कानी की महिला ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया, हिजाब के मुद्दे पर उनसे संदेश दिलवाए गए, उसके बाद फिर सिख फॉर जस्टिस भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा और वो hijabreferendum.org नाम से एक सेपरेट वेबसाइट ही इस पूरे कंट्रोवर्सी में जो लड़कियां हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, जो हिजाब का मुद्दा है उसके समर्थन में पूरा वेबसाइट ही बना डाला। तो इन सब तीनों घटनाओं को आप अगर एक साथ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरी प्लानिंग ISI ने इस पूरे मामले को तूल देने के लिए की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ताजिक मूल की लड़कियों के द्वारा हिजाब जलाए जाने की एक घटना को पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा रचित बताई गई। और जाहिर है कि इस तरीके का जो दुष्प्रचार है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा ही किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट का जो भारत विरोधी रुख है वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भारत विरोधी प्रचार करने में लगा हुआ था और जिसकी की वजह से OIC की तरफ से भारत विरोधी एक बयान दिया गया, जिसका कि कड़ा प्रतिवाद भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि OIC का जो सेक्रेटरीट है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा हाईजैक नज़र आता है। जाहिर है कि इशारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जो भी भारत विरोधी तत्व हैं विदेशों में स्थित उनकी तरफ है। और जाहिर है कि इस तरीके के जो OIC के द्वारा बयान दिया गया उसका भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया है। तो यही थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, हमारी एक्सक्लूसिव खबर। अगली बार एक ऐसी ही दिलचस्प खबर, स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने फिर से मुखातिब होंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि अगर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार। कुछ ताजिक बच्चियों ने बुर्का जलाया, वहां पे चादर को आग लगाई काबुल में प्रोटेस्ट में। And that was funded by some foreign forces. And of course India. और इसके अंदर बिल्कुल इंडिया का नाम आता है।